नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या जनरल प्रोसीजर होता है, पूरी क्या प्रक्रिया है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की। हम इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जो डिटेल आंकड़े हैं या जो डिटेल नियम कानून है, इसके बारे में आज चर्चा नहीं होगी। एक रफ आइडिया मैं दे दूंगा, लेकिन डिटेल के लिए आप उस नियम संबंधी जो हमारे वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। डाउनलोड करिए हमारा ऐप सीबीएसई शाला, जिसमें मौजूद है कैरियर और एडमिशन से रिलेटेड सभी जानकारियां। साथ ही आप पा सकते हैं नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट। तो याद रखिए, सीबीएसई शाला का अपना ऐप जरूर डाउनलोड करिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारी मार्गदर्शिका होने वाली है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन गाइडलाइंस। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, बार बार मैं जो भी बात कर रहा हूं, कोई भी बात काल्पनिक नहीं है, कोई भी बात दाएं या बाएं के रिसोर्स से नहीं है, एकदम प्रमाणिक रिसोर्स से है। कागज की चोट पे कह रहा हूं मैं जो भी बात कह रहा हूं, तो इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, जब भी एडमिशन का नोटिफिकेशन आता है तो आपको वेबसाइट पर जाना होता है। वेबसाइट का यूआरएल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप अपना बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी हम एडमिशन की बात करते हैं तो हम जैसे प्राइवेट स्कूल्स में हमारी आदत पड़ी होती है, हम समझते हैं कि कोई टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर होता है लॉट सिस्टम, ड्रॉ ऑफ लॉट। जो इसकी गाइडलाइन है वो बिल्कुल साफ साफ ये बात कहती है कि जो भी एडमिशन होगा इट विल बी बाय द ड्रॉ ऑफ लॉट, यानी कि लॉटरी के तहत ही होगा। तो लॉटरी के तहत तो एडमिशन होता है, लेकिन ये लॉटरी क्या है, कैसे है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले कि हम लॉटरी की प्रक्रिया को डिटेल में देखें, आइए हम ये समझते हैं कि एडमिशन की ओवरऑल प्रोसेस होता कैसे है। तो एडमिशन के ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होता है लॉटरी, तीसरा स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर चौथा स्टेप है एडमिशन। तो यानी कि आपको ये 4 स्टेप से होकर गुजरना होगा जब भी आपको एडमिशन लेना है। रजिस्ट्रेशन, लॉटरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन। यानी एडमिशन आप फीस जमा कर देते हैं और आप एडमिशन ले लेते हैं। तो ये 4 स्टेप्स है जिसके तहत आपको होकर गुजरना पड़ेगा। जब भी आप किसी केंद्रीय विद्यालय में जब भी आप किसी एडमिशन के बारे में बात करें या जब भी आप एडमिशन लेने जाएं, तो उस विद्यालय के बारे में आपको कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। जैसे कि वहां के प्रिंसिपल का नाम, वहां के टीचर्स का नाम। नहीं, मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी जानना आपको जरूरी नहीं है। जो चीज दो सबसे जरूरी चीजें जो आपकी जानने जरूरी हैं वो क्या है। पहली बात तो ये कि उस विद्यालय में कितने सेक्शन हैं। ठीक है, सेक्शन कहिए या किसी किसी देश के किसी हिस्सों में उसको डिवीजन भी कहते हैं। जैसे कि आप समझते होंगे, जैसे कक्षा 1 है या 1 है तो उसके लिए ए, बी, ऐसे जो ये सेक्शंस होते हैं, तो कितने सेक्शन हैं। और दूसरी चीज उसका लमसम लोकेशन, यानी स्कूल की लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या। अगर एग्जैक्ट एड्रेस भी नहीं पता हो रहा है तो एटलीस्ट आपको लमसम लोकेशन पता होना चाहिए। ये 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जब जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं तो अगर आपने पता किया कि 2 सेक्शन है, ए और बी। अब ये आप देखिए ये कैसे डिपेंड करता है कि जो भी सेक्शंस की संख्या है वो कैसे आपकी एडमिशन की संभावना पर डिपेंड आपको प्रभावित करती है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ऐसा एक रूल है कि एक सेक्शन, जैसे मान लीजिए कोई एक सेक्शन है तो एक सेक्शन में एक आदर्श सिचुएशन में 40 बच्चे होंगे। आइडियल सिचुएशन में ये समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, लेकिन 40 बच्चे होंगे एक सेक्शन में। तो जितने सीट्स आपकी सिलेक्शन की संभावना उतनी ज्यादा ही बढ़ जाती है। जितने ही ज्यादा, यानी ज्यादा सेक्शंस के स्कूल में ज्यादा सीट्स की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक बात और है इसका ध्यान रखना होगा कि अक्सर बड़े स्कूलों में एप्लीकेंट की संख्या भी ज्यादा होती है।
तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आप एक संभावना निकाल सकते हैं कि सिलेक्शन की क्या संभावना है, लेकिन ये हर साल चेंज होता रहता है, इसलिए कोई इसका आंकड़ा नहीं करता। फिर भी आपको स्कूल में सेक्शंस का पता होना चाहिए, कितने सेक्शंस हैं। इसके अलावा जो है आपको लोकेशन का भी पता होना चाहिए। लोकेशन से आपको आइडिया लगता है, क्योंकि कुछ प्रावधान जैसे कि अगर आप आरटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आरटी कैटेगरी के अंदर, तो आपको 7 किलोमीटर के अंदर का प्रावधान है, आपका लोकेशन एड्रेस होना चाहिए। ये यूज है लोकेशन को लेकर के। तो ये जो जानकारी है हमें इस्तेमाल करनी है फॉर्म भरते वक्त। ये भी जानना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और दिलचस्प होता है कि हमारे जब भी बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनको किस किस तरह के और प्रावधानों का हमें जो है सामना करना पड़ेगा। तो ये आप बात समझिए कि जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं 2 सेक्शन का स्कूल का उदाहरण लेके चलते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, तो उसमें 80 स्टूडेंट्स आइडियल सिचुएशन में हुए। अब ये जो बच्चों की संख्या है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक होगा आरटीई और दूसरा होगा आप कह सकते हैं अदर। आरटी में 25% रिजर्वेशन है, यानी कि अगर 80 है तो 80 में से 20 सीट्स रिजर्व हो गई, बची अदर्स में 60 सीट। तो ये तो रिजर्वेशन है। इसके अलावा और भी तरह के रिजर्वेशन है, जैसे कि जो जनरली हमारे जो सिस्टम में हमें मिलते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, इस तरह के रिजर्वेशन भी हमारे पास जो कि बैकवर्ड कम्युनिटीज को मिलते हैं, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, उसको जो भी रिजर्वेशन दिए जाते हैं वो भी है। तो उनको भी आप कैलकुलेट करके उनकी सीटों की संख्या निकाल सकते हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी। फिर अदर कैटेगरी में जो बचे हुए सीट्स हैं उसमें बाकी जो बच्चे हैं ये होंगे, इस तरह से आएंगे। ये जो रिजर्वेशन है इसको आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है एक तरह। इसके अलावा वर्टिकल रिजर्वेशन के भी प्रावधान है, या आप रिजर्वेशन के बजाय उसको हम ज्यादा बेहतर ढंग से कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक तरीके से प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको गाइडलाइन में आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर मैं आपको गाइडलाइन दिखा रहा हूं कि हमारे सामने जो प्रायोरिटीज किस तरह की हैं। तो प्रायोरिटीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर केंद्रीय विद्यालय की जो फिलॉसफी है वो क्या है। केंद्रीय विद्यालय बनाया गया था उन पेरेंट्स के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो कि केंद्रीय कर्मचारी के रूप में खास तौर से काम करते हैं, या ऐसे विभागों में हैं, ऐसे जहां पर कि पूरे देश में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो उनकी अक्सर पढ़ाई प्रभावित हो जाती थी। इसका समाधान निकाला गया कि एक गुणवत्ता परक शिक्षा वो देश के किसी भी कोने में जाए, उनको मिल जाए, और वो शिक्षा प्रभावित ना हो, तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय का कंसेप्ट हम लोग लेकर के आए। तो केंद्रीय विद्यालय इसलिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देता है, और सेकंड नंबर पर आता है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, इसके बाद कोई और आता है। लेकिन यहां पर भी एक बात समझने वाली है कि केंद्रीय विद्यालय 2 तरह के कैटेगरी में उनको बांटा गया है। एक वो केंद्रीय विद्यालय होते हैं जो कि सिविल स्कूल कहलाते हैं, जो कि सिविल एरिया में बने होते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि प्रोजेक्ट स्कूल कहलाते हैं, जो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर बने होते हैं या हायर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के अंदर बने होते हैं। ठीक है, तो जो सिविल एरिया के स्कूल होंगे या जो डिफेंस सेक्टर के स्कूल होंगे, वहां पर किस तरह का रिजर्वेशन पॉसिबल होगा? वहां सबसे पहले पॉसिबिलिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की या डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज की, उसके बाद स्टेट सेक्टर के एम्प्लॉयज की, और उसके बाद आएगा अदर की, अगर सीटें बचती हैं तो। जबकि वहीं जो प्रोजेक्ट स्कूल होंगे, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो वो जो वहां जो कर्मचारी काम करते हैं, तो उन लोगों के बच्चों के लिए एक केंद्रीय विद्यालय को बनाया गया है। तो ऐसे में सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि वो जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारी, सबसे पहले तो उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाए। तो यहां पर थोड़ा सा रिजर्वेशन में ये चेंज आता है कि पहली प्राथमिकता प्रोजेक्ट के बच्चों को जाती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को, और तब आगे चल के किसी को। इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें जब भी एडमिशन होता है तो सबसे पहले तो हम एक रिजर्वेशन जो सिस्टम होता है, जो हम हर जगह फॉलो होता है, प्लस आरटी, वो सिस्टम फॉलो होता है। और जो भी एडमिशन होते हैं वो प्राथमिकता के आधार पर होता है, जिसमें कि पहली प्राथमिकता केंद्रीय कर्मचारियों को, फिर राज्य कर्मचारियों को, और तब अदर्स को है। ये ब्रॉड सिस्टम है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का।
यहां पर मैंने किसी भी प्रावधान को लेकर कोई बहुत बारीक या माइन्यूट डिस्कशन नहीं किया है, आपको एक ब्रॉड व्यू दिया है। किसी माइन्यूट डिस्कशन के लिए, आप क्लियर डिस्कशन के लिए आप संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। एक सवाल और अक्सर पेरेंट्स का बनता है कि हमें किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल इसको स्पष्ट ढंग से समझ लें कि आप जो भी क्लेम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कर रहे हैं उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप अगर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजर्वेशन जैसे कि अगर आप शेड्यूल कास्ट एससी रिजर्वेशन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब तो वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ओबीसी एनसीएल तो यहाँ ओबीसी के साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर का भी होना चाहिए सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वैसा सर्टिफिकेट वहाँ प्रोड्यूस करना होगा। आरटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आरटी के लिए आपको सबसे पहले की तो आरटी के लिए जो एलिजिबल कैटेगरीज हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या किसी कास्ट की बात हो रही है, तो वो उस कैटेगरी का आप जिसके तहत आरटी क्लेम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट देना होगा। इसको आप आरटी वाले वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना एड्रेस का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि आपकी जो एड्रेस है वो विद्यालय के 7 किलोमीटर के अंदर है। तो ये आरटी का हो गया। सिंगल गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है कि आपकी एक ही लड़की है और वही एक माँ संतान है आपकी, यानी दूसरा कोई और बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा और वो लड़की है, तो उसको बोलते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो इससे संबंधित भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। एक आपको एफिडेविट देना पड़ सकता है और साथ ही आप फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने चाहिए। इसके अलावा जो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट तो आता ही है, बच्चे का और अपना आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एडमिशन कराते वक्त ही रेडी रख लें या रजिस्ट्रेशन से पहले ही रेडी कर लें। तो डॉक्यूमेंट्स संबंधी आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे, यानी आप जो भी क्लेम कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे। चलिए चलते चलते मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं जहां पर कि एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ये लॉटरी किस तरीके से निकाली जाती है, वो लॉटरी की जो वेबसाइट है वो कैसे काम करती है, जहां पर कि मैं आपको इसकी एक झलक जल्दी से दे देता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि आपको वेबसाइट में ये दिख रहा है, एक ये जो डमी वेबसाइट है आपको ये दिख रही है जहां पर कि एडमिशन की प्रक्रिया होती है इसी वेबसाइट पर। तो अब इसमें टाइम आपको लॉटरी स्लॉट ये दिख रहा है, ये एक्चुअली लॉटरी निकाला जा रहा है, लॉटरी निकाले जाने की प्रक्रिया हो रही है। इसमें टाइम है और ये आप देख सकते हैं कि कितने एडमिशन्स, कितने एप्लीकेशंस आए हुए हैं इस तरीके से। जैसे टोटल 356 हैं। जो जिन लोगों ने आरटी के अंदर अप्लाई किया है वो 187 है। एसजीसी के अंदर 58 हैं, केवीएस वार्ड में 1 है और ईडब्ल्यूएस बीपीएल के अंदर 63 है, डीए आपका 0 है। इस तरीके से एप्लीकेशंस आए हैं। साथ ही साथ आप लेफ्ट साइड में ये एक पैनल देख सकते हैं जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे ये पूरा आपको सिस्टम दिया गया है। इसके नीचे ही आप ध्यान से देखें तो आपको ये सीक्वेंस भी दिख जाएगा कि किस सीक्वेंस में आपका जो लॉटरी है वो निकाली जाएगी। यहाँ देखिए डिटेल दिख रहा है, एप्लीकेशंस बाय कास्ट वाइज है, जनरल कितना, क्या परसेंट, कितनी सीट है, ओबीसी, हर कैटेगरी को लिखा हुआ है। एप्लीकेशन बाय जेंडर है, मेल फीमेल करके भी दिया हुआ है। सर्विस कैटेगरी के तहत जो भी आपको एप्लीकेशन होता है वो भी यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। सर्विस कैटेगरी के तहत जो भी डिटेल होता है वो भी उपलब्ध करा दिया गया है। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या सीक्वेंस में कोई देता है या गलत डॉक्यूमेंट के साथ आपने एप्लीकेशन दिया है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट से हम उसको ले सकते हैं। तो 21 से वेटिंग लिस्ट 1 शुरू हो चुका है, इसको डाउनलोड करके रखना कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो चीज़ यहाँ समझने वाले हैं, देखिए अभी यहाँ पर दिया हुआ, आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो डमी एप्लीकेशन बताया गया है कि किस तरीके से होता है। डमी एप्लीकेशन दिखा हुआ है यहाँ पर।
कि किस तरीके से लॉटरी चुकी। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि अब लॉटरी कैसे होती है। देखिए लॉटरी सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आरटी लॉटरी निकलती है, आप यहाँ देख सकते हैं। आरटी लॉटरी सबसे पहले, आरटी कैटेगरी की लॉटरी सबसे पहले निकाली जाती है। इसके बाद नंबर आता है, इसके बाद अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए 20 सीट्स हैं तो 20 सीट तक के एडमिशन को हम मानेंगे और 21 से हम उसको वेटिंग लिस्ट में मानेंगे। अगर मान लीजिए ये जो पहले के 20 हैं इसमें से कोई एडमिशन नहीं लेता है या किसी वजह से उसका डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाता है तो फिर हम अगला फिर 21 नंबर 22 नंबर को ऐसे ले सकते हैं। तो पहली कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे आरटी है। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड एससी का लॉटरी है, डिफरेंटली एबल्ड डीए, ठीक है, एसटी लॉटरी है, डिफरेंटली एबल्ड। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड एससी लॉटरी में यहाँ पे एक भी एप्लीकेशन नहीं आया, 0 एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छी तरह से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाता रहेगा। देखिए फिर डिफरेंटली एबल्ड, इसके बाद सर्विस, अगर मैं आपको सर्विस कैटेगरी में दिखाऊँ तो सर्विस कैटेगरी 1 की ये लॉटरी है, ठीक है, सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी निकल गई। इसके बाद आती है फिर सर्विस कैटेगरी 2 की लॉटरी है। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस यहाँ बना हुआ है और इसी सीक्वेंस में लॉटरी निकाली जाएगी। इसका सीक्वेंस पहले उस कैटेगरी की लॉटरी निकलेगी, उसके बाद इसका सीक्वेंस बाद में पहले उस कैटेगरी की लॉटरी फिर उस कैटेगरी की निकलेगी। ये देखिए ऐसे निकलता जा रहा है सारी सीक्वेंस। एससी लॉटरी है, इसके बाद फिर एसटी है, इसके बाद ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर, फिर सर्विस सेक्टर कैटेगरी 4 की है, फिर सर्विस कैटेगरी 5 है, इसके बाद एसजीसी की लॉटरी निकल रही है। ओके, वेटिंग का मतलब ये हो कि मान लीजिए किसी भी कैटेगरी में जितनी भी सीट्स हैं उससे अधिक अगर लोग एडमिशन ले लिए हैं, मान लीजिए अगर किसी कैटेगरी में 10 सीट है या 5 सीट है तो फिर क्या होगा, लॉटरी निकाली जाएगी और अगर वो जो भी जैसे जो 5 नंबर पे आएगा वो तो मतलब उसका एडमिशन माना जाएगा, बाकी 6 नंबर से हम लोग कहेंगे वो वेटिंग लिस्ट में है। ये सिंपल जैसा होता है नॉर्मली, वैसा ही सिस्टम है, ठीक है। तो ये कैटेगरी देखिए एक के बाद एक करके लॉटरी निकल रही है, सारी कैटेगरीज की लॉटरी निकल रही है। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से ये पूरी लॉटरी की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, आई होप। तो अभी आपने एक रिकॉर्डिंग देखी, एक क्लिप देखी जिसमें कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस होता है लॉटरी का। ये क्लिप मुझे YouTube पर मिली थी तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया आपको समझाने के लिए। अब आप ये देखिए कि गाइडलाइन में भी ये बात दी हुई है कि किस सीक्वेंस में ये लॉटरी निकाली जाएगी। यहाँ तो ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रिजर्वेशन है। आरटी के लिए 25% है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% है। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस दिया गया है जहाँ पर कि आपको ये दिखा हुआ है कि किस सीक्वेंस में ये लॉटरी निकाली जाएगी। जैसे पहला क्या है, किसका है, आरटीई की लॉटरी होगी। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड लॉटरीज, डिफरेंटली एबल्ड लॉटरीज ऑल, मतलब जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या जो भी चीज़ है ये सारे डिफरेंटली एबल लॉटरीज होंगी। उसके बाद कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। फिर कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 का मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होते हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद एससी कैंडिडेट्स की कैटेगरी निकलती है, लॉटरी निकलती है। फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स की, इसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स की होती है। फिर कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। इसके बाद कैटेगरी 4 मतलब स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज़। फिर कैटेगरी 5 है और अगर कैटेगरी 6 उपलब्ध है वहाँ पे तो फिर कैटेगरी 6 के एम्प्लॉयज़। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अच्छा, आप कौन सी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, ये जो भी नियम वहाँ पर हैं उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मतलब अगर वो प्रोजेक्ट का स्कूल है या किसी हायर इंस्टीट्यूट में है या फिर सिविल और डिफेंस का स्कूल है तो उस हिसाब से इन कैटेगरीज की अपनी वैल्यू थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। इन जनरल वही जो मैंने आपको बताया ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है जिसमें हिसाब से लॉटरी निकाली जाती है। वेबसाइट में भी आपको यही सीक्वेंस दिखाई दिया होगा। यहाँ पर ये भी देखिए इस चीज़ को भी बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम होगा कि कई लॉट को कई हम लोग राउंड में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट लॉट बोलते हैं उसको, उसमें 10 सीट्स पर सेक्शन यानी कि 25% सेक्शंस आरटी के निकाले जाते हैं।
इसके अलावा SC, ST, EWS, BPL, OBC जो चीज़ में आते हैं RT में, इनका निकाला जाता है। सेकेंड लॉट या सेकेंड राउंड में निकलता है डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स का, SC, ST, OBC, NCL, अनरिजर्व, यानी डिफरेंटली एबल्ड जो भी होंगे उनका निकलेगा। यही चीज़ आपको ऊपर बताई गई है। थर्ड लॉट में, थर्ड राउंड में फिर जो रिमेनिंग सीट्स हैं RT और डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, उन ये सब हटाने के बाद जो रिमेनिंग सीट्स बचती हैं उनमें कैटेगरी 1 का निकलता है, उसके बाद कैटेगरी 2 का निकलता है। ये थर्ड लॉट बोल सकते हैं आप इसको। फोर्थ लॉट में क्या होता है, फोर्थ राउंड में फिर निकलता है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और जो भी RT हैं, जो भी रिजर्व हैं, सबको निकालने के बाद जो बच्चे बचते हैं उसमें से ST, ST, OBC का बच्चे के लिए ये आपका निकलती है लॉटरी। और फिफ्थ लॉट में जो होता है, फिर जो बचे हुए कैंडिडेट्स होते हैं उसमें कैटेगरी 3 आता है, कैटेगरी 4 आता है, इन सब के लिए फिफ्थ लॉट में, फिफ्थ राउंड में निकाला जाता है। अभी भी अगर बच्चे बचते हैं तो वो फिर बाकी के राउंड में पूरा होता है। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो लॉटरी का भी है ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं नियमों की, किसके लिए क्या नियम है, इसके लिए आप संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।